हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि विद्यालय में व्यय के या एक्सपेंडिचर के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था विद्यालय में आय के प्रमुख स्रोतों को, तो आप सब ने अगर उस वीडियो को ना देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, आप चाहे बीएड फर्स्ट ईयर के हों या फिर बीएड सेकेंड ईयर के हों, आप सभी के लिए लगातार इस चैनल पर बीएड की क्लासेस दी जा रही हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। देखेंगे कि विद्यालय में व्यय के या एक्सपेंडिचर के प्रमुख सोर्स कौन कौन से हैं। अगर बात करें विद्यालय के व्यय का मतलब क्या है, तो विद्यालय में जो खर्च होते हैं विद्यालय से संबंधित, चाहे शिक्षा संबंधी हो या फिर कुछ भौतिक साधनों को खरीदने का खर्च हो, तो ये सारे जो विद्यालय से संबंधित खर्च होते हैं वही विद्यालय का व्यय कहा जाता है उसे ही। तो देखिएगा कि विद्यालय के शैक्षिक व्यय का अर्थ जो है वो ऐसे व्यय या ऐसे खर्च से है जो शिक्षण संस्थाएं शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न मानवीय साधनों तथा भौतिक साधनों की पूर्ति के लिए करती है। शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत व्यय की प्रमुख मदें जैसे शिक्षकों एवं कर्मचारियों को दिया जाने वाला जो वेतन है, जो टीचर्स को या कर्मचारी को जो सैलरी दी जाती है, यह शैक्षिक सामग्री तथा उपकरण खरीदने, विद्यालय भवन के निर्माण करने या फर्नीचर की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें विद्यालय व्यय के अंतर्गत ही शामिल होती हैं। इनकी गणना प्रायः विद्यालय बजट में वित्तीय वर्ष की अवधि में की जाती है और विद्यालय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए व्यय या खर्च जो है वो कई भागों में विभाजित किया जाता है कि कहाँ पर कितना खर्च हो रहा है। विद्यालय के व्यवस्थापन हेतु होने वाले जो खर्च हैं उनका प्रमुख प्रकार है। देखेंगे पहला जो प्रकार है विद्यालय खर्च का या विद्यालय में व्यय का, तो पहला प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष या डायरेक्ट जो एक्सपेंडिचर है वो कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इस व्यय के अंतर्गत वेतन, महंगाई, कंटीजेंसी, यात्रा भत्ता, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की पोशाकें और पाठ्यक्रमेत्तर क्रियाओं पर किया गया खर्च तथा अन्य सामान्य खर्च इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तो प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत। आगे है फर्नीचर, उपकरण, प्रयोग कक्ष तथा पुस्तकालय पर किया गया अनावर्तक व्यय भी इसी परिधि में आता है। प्रत्यक्ष व्यय को परिचालन लागत या ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। ऐसे खर्च विद्यालय को निरंतर चालू रखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और इस प्रकार के खर्च से संस्था या विद्यालय के कार्यों को प्रशासक विधिवत रूप से चलाता है। इसलिए ऐसे खर्च जो प्रत्यक्ष तरीके से होते हैं उसे हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं या डायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी कहा जा सकता है। अगला कौन सा खर्च है, तो अगला है अप्रत्यक्ष व्यय। इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहा जाता है और अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत प्रशासन संचालित करने, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करना, छात्रवृत्तियां या स्कॉलरशिप तथा उपकरणों की व्यवस्था करने तथा भवन, फर्नीचर या छात्रावास पर खर्च करना आदि मद आते हैं। ऐसा व्यय किसी एक संस्था से संबंधित ना होकर के सभी संस्थाओं अथवा कार्यों पर किया गया एक मुश्त में दिखाया जाने वाला ये व्यय होता है और इस व्यय में समय समय पर परिवर्तन होना भी स्वाभाविक है। अगला है आवर्तक व्यय। इसे हम रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी कहते हैं और आवर्तक व्यय की परिधि में शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन आता है, भवन की मरम्मत करना, पुस्तकालय व्यवस्था करना, दैनिक शिक्षण में आवश्यक पूर्ति, ये सारी चीज़ें आवर्तक व्यय के अंतर्गत आती हैं। ऐसे खर्च एक निश्चित अवधि के पश्चात ही होते हैं और शिक्षा पर किया गया इस प्रकार का खर्च अन्य प्रकार के खर्चों से हमेशा अधिक रहता है। अगला है अनावर्तक व्यय। तो इसे नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे आवर्तक व्यय को हम रिकरिंग एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो वैसे ही अनावर्तक व्यय को नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे है कि अनावर्तक व्यय के अंतर्गत विद्यालय भवन का निर्माण करना, खेल के मैदान की व्यवस्था करना विद्यालय में बच्चों के लिए और विद्यालय के लिए अतिरिक्त भूमि खरीदना या स्थायी उपकरणों
तथा फर्नीचर को, जैसे मेज कुर्सी बच्चों के बैठने के लिए तथा विद्यालय के लिए बसें खरीदना, ये सारी चीज़ें अनावर्तक व्यय में शामिल होती हैं। ऐसा व्यय या ऐसा खर्च एक बार होता है और फिर जब तक वो वस्तु, जैसे कि आपने विद्यालय बनवा दिया तो वो जल्दी नष्ट तो होगा नहीं, तो ये ऐसा जो खर्च है वो सिर्फ एक बार ही होता है और तब तक चलता है जब तक जिस वस्तु को आपने खरीदा है वो नष्ट नहीं हो जाती, उस पर व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए विद्यालय में एक बार बसें खरीद दी गई तो बसें इतनी जल्दी तो नष्ट नहीं, कई सालों तक चलती हैं। तो इस प्रकार का जो व्यय है ये एक बार होता है और काफ़ी समय तक चलता है। ये जो खर्च हैं ये प्रत्येक वर्ष नहीं होते हैं। अगला है पूर्वबद्ध व्यय। क्या है? तो यह एक ऐसा व्यय है जो पंचवर्षीय योजना समाप्त होने की स्थिति में उस काल में जो कुछ शिक्षा का विकास हुआ है उसे आगे बढ़ाने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया जाता है। यद्यपि पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के खर्च का प्रावधान नहीं रहता है या प्रावधान नहीं रहता है, किंतु उसकी व्यवस्था राज्य के साधारण आय व्यय से करनी पड़ती है और पूर्वबद्ध व्यय की मात्रा पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धि पर निर्भर करता है। अगला है विकास व्यय। तो इस व्यय के अंतर्गत किसी संस्था को विकसित करने की दृष्टि से एक नया भवन निर्माण करना व नई भूमि खरीदना, नई कक्षाओं को खोलने, नए शिक्षकों की नियुक्ति करना तथा नया फर्नीचर खरीदने, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऐसे खर्च की व्यवस्था भारत की पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत होने के कारण इसे हम व्यय, यहाँ पर योजना व्यय भी कह सकते हैं या प्लान एक्सपेंडिचर भी इसे कहा जाता है। विकास व्यय का लक्ष्य किसी योजना के आधार पर संस्था की प्रगति करना होता है जिससे विद्यालय का विकास हो सके, विद्यालय विकास में सहायता प्राप्त हो सके, तो इसे हम इसीलिए विकास व्यय के नाम से जानते हैं, जिससे विद्यालय का विकास हो सके। अगला है लागत। तो लागत क्या है? जब किसी वस्तु को बनवाया या उसे खरीदा जाता है तो उसमें खर्च किया गया धन ही लागत धन कहलाता है। लागत के अंतर्गत प्रायः 3 प्रकार की लागतों का अध्ययन किया जाता है। तो कौन कौन सी? प्रथम है या पहली लागत है एक लागत यूनिट कॉस्ट, जिसमें उत्पादन या सेवा की इकाई पर व्यय होने वाला धन शामिल रहता है। और दूसरा है पूंजीगत लागत जिसे हम कैपिटल कॉस्ट कहते हैं, जिसमें विद्यालय भवन, उसकी साज सज्जा पर होने वाला खर्च और विभिन्न उपकरणों तथा बस, इन सभी पर होने वाला खर्च, ये सारी चीज़ें द्वितीय व्यय पर, द्वितीय लागत में सम्मिलित रहती हैं। तृतीय क्या है? तृतीय लागत। तो इसमें पोषण लागत, जिसमें किसी संस्था अथवा विद्यालय के परिचालन में होने वाला वार्षिक खर्च या व्यय शामिल किया जाता है। लागत से ही विद्यालय को प्रत्येक संसाधन पर आधार प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें आपको जाननी है। अगला देखिएगा स्वीकार्य व्यय क्या है? तो प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे व्यय को जिन पर सरकार अनुदान देना स्वीकार कर लेती है, इसे हम स्वीकार्य व्यय कहते हैं। और इस व्यय के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की सरकारें विभिन्न मदों को रखती हैं, किंतु कुछ मदें ऐसे भी होती हैं जिन्हें प्रायः सभी राज्य सरकारें शैक्षिक बजट में सम्मिलित करती हैं। आगे देखिएगा स्वीकार करने योग्य व्यय के अंतर्गत मुख्यतः कर्मचारियों का वेतन आता है, भत्ता और उनकी भविष्य निधि, वृत्तियों की वर्दियां या फिर किराया, बिजली, टेलीफोन का बिल या पत्र पत्रिकाओं, इन सभी से संबंधित व्यय होता है। और स्वीकार्य व्यय में जिन मदों की चर्चा है, यदि इनके अतिरिक्त किसी नए मद पर धन खर्च करना हो तो उनकी अनुमति सरकार या फिर प्रशासकों से व्यय करने से पहले ही प्राप्त कर लेना आवश्यक माना जाता है। अगला है आकस्मिक व्यय। ये क्या है? तो जैसे कि शब्द से ही अर्थ हो रहा है आकस्मिक, कि वे व्यय जो कैजुअल होते हैं, अर्थात अचानक ही हो जाते हैं। कभी भी कोई समस्या आ गई, मान लीजिए विद्यालय पर कभी मान लीजिए बस है तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये अचानक से अब बस पर जो खर्च होगा, एक नई बस लेने का प्लान होगा, तो ये क्या है? ये आकस्मिक खर्च होगा या आकस्मिक व्यय होगा। आकस्मिक व्यय के अंतर्गत छोटी छोटी वस्तुओं को क्रय करना तथा छोटे कार्य जैसे बिजली व पानी का खर्च,
लेखन सामग्री पर होने वाला खर्च, टाइपराइटर अथवा साइकिल की मरम्मत पर होने वाला खर्च, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ऐसे व्यय का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि बिजली की समस्या कब होगी या पानी की समस्या कब होगी। तो ये सारे जो खर्च हैं ये आकस्मिक व्यय के अंतर्गत आते हैं। किसी आपत्तिपूर्ण स्थिति में अचानक ऐसे खर्च या व्यय करने पड़ते हैं। विद्यालय बजट में ऐसे व्यय की व्यवस्था इसमें करना प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अगला है विविध व्यय। तो ये क्या है, तो कुछ अलग प्रकार के व्यय विविध व्यय कहलाते हैं। विविध व्यय के अंतर्गत स्काउटिंग, एनसीसी और प्राथमिक चिकित्सा, मध्याह्न भोजन या वृक्षारोपण, ये सारे खर्च विविध व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कई सारे जो विद्यालय से संबंधित खर्च थे या व्यय थे उनको। तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।